गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 कि 1950 से 1990 तक इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। हम सबसे पहले पढ़ चुके हैं प्लानिंग कमीशन के बारे में, 5 ईयर प्लान्स के बारे में पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में हमने पढ़ा था ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में कि 1950 टू 1990 तक हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुआ था, क्या क्या उसमें नई चीज़ें आई थी, क्या ड्रॉबैक्स रह गए थे, क्या इम्प्रूवमेंट और हो सकते थे, क्या इम्प्रूवमेंट हुए थे। इन सब से रिलेटेड हम लोगों ने पढ़ा था एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। आज हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में 1950 टू 1990 के बीच में क्या क्या चीज़ें हुई थी। हम करंट का बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 1950 की, जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस मिली थी इंडिया को। उसके तुरंत बाद 5 ईयर प्लान्स आए थे, प्लानिंग कमीशन बना था। उसके बाद इंडस्ट्री के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज बनी थी, क्या वो इम्प्लीमेंट हुई थी, उनसे कितना बेनिफिट हुआ था, क्या उनमें कमियां रह गई थी, इन सब को आज हम डिस्कस करेंगे। The developing countries like India can progress only if they have a good industrial sector. इंडिया तभी क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री थी, हम अंडर डेवलप्ड इंडिया को नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास जो अच्छा खासा अमाउंट था वो रॉ मटेरियल का था, और रॉ मटेरियल एक कोर सेक्टर है किसी भी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। तो हमारा जो इंडिया था वो एक डेवलपिंग कंट्री था, उसके लिए गुड इंडस्ट्री का होना बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयमेंट को, और मोर स्टेबल देन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। और इंडस्ट्री का जो एम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एग्रीकल्चर सेक्टर से। इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट करता है मॉडर्नाइजेशन को एंड ओवरऑल प्रोस्पैरिटी को। ठीक है। At the time of independence, the variety of industries was very limited. The cotton, textile, and the jute industries were mostly developed in India. There were only two well managed iron and steel firms, one in Jamshedpur and the other in Calcutta. तो उस टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा वैरायटी की इंडस्ट्रीज़ नहीं थी। 2 टाइप की इंडस्ट्रीज़ थी, जो है जूट इंडस्ट्रीज़ या कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, और 2 बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ थी वो 2 ही थी ओनली उस टाइम पे, एक जमशेदपुर में थी और एक कोलकाता में थी। ठीक है। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी था उस टाइम पे डेवलप करने के लिए कि इंडिया में वेराइटीज़ ऑफ इंडस्ट्रीज़ है उनको सेटअप किया जाए। फीचर्स हैं इंडस्ट्रीज़ ग्रोथ की। फर्स्ट है पब्लिक एंटरप्राइजेस। बहुत ज़रूरी है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि देखो प्राइवेट सेक्टर है वो अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, तो वो सोशल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को सेटअप नहीं करेगा। द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन फोकस्ड ऑन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। सबसे बड़ा फोकस था इंडस्ट्री का वो यही था कि जो चीज़ें हम बाहर से मंगाते हैं वो चीज़ें बाहर से ना मंगवा कर हमारी ही कंट्री में उनको प्रोड्यूस करना, ताकि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हो सके। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तभी तो बेटा हमारा देश ग्रो करेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इनकम मिलेगी, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंक्रीज़ होगा, उनका जो डिमांड है वो इंक्रीज़ होगा, तो वो पैसा खर्च करेंगे, एक का खर्च दूसरे की इनकम बनेगा, फिर इन्वेस्टमेंट होगा, फिर प्रोडक्शन होगा। इस तरीके से ये प्रोसेस है वो इकोनॉमी में चलता रहेगा। ठीक है। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन हम फॉरेन ट्रेड से तभी मिल सकता है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करें। ऐसी इंडस्ट्रीज़ बनाएं जो उन्हीं गुड्स को बनाएं जो हम बाहर से इंपोर्ट करते थे। ठीक है। तो हम अपनी जो गुड्स है इंडस्ट्रीज़ है उनको फॉरेन कंपटीशन से, फॉरेन सेक्टर का जो ट्रेड कंपटीशन है उससे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हैवी ड्यूटी ऑन इंपोर्ट एंड फिक्सेशन ऑफ इंपोर्ट कोटाज। हम लोग क्या कर सकते हैं, जो इंपोर्ट कर रहे हैं उन पे हैवी ड्यूटी इम्पोज कर सकते हैं। जो हम गुड्स लेके आते हैं उनका एक कोटा फिक्स कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा हम इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। इसी से हमारा जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्री वाज टू बी डेवलप्ड टू बिल्ड एन इंफ्रास्ट्रक्चर बेस इन द कंट्री। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ है वो एक वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी इंडिया में क्या कर सकती है, ग्रोथ कर सकती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट होंगे। देखो
अगर किसी देश की इंडस्ट्री ग्रोथ करती है तो पॉजिटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा होंगे, नेगेटिव एक आधा इफेक्ट होगा। क्योंकि देखो, किसी देश का डेवलपमेंट या किसी देश की ग्रोथ तभी संभव है जब उस देश का इंडस्ट्रीज जो सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो। इकोनॉमिक ग्रोथ गोट ए बिग पुश। बहुत बड़ा इकोनॉमिक ग्रोथ को एक बहुत बड़ा बिग पुश का मतलब होता है बहुत ज़ोर से धक्का देना। किसी भी देश की इकोनॉमी तभी ग्रोथ करती है जब इंडस्ट्री स्ट्रांग होती है, तो एक बहुत अच्छा उसको बूम मिलता है, वो बहुत ऊपर चला जाता है। इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो एक सिग्निफिकेंट राइज होता है, ठीक है। 6% एनुअल इंक्रीज इन आउटपुट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1950 और से 1990 तक हमारे जो प्रोडक्शन था, जो ग्रोथ थी, वो 6% पर एनम पर एनुअल ईयर वो इंक्रीज होने लग गया था, ठीक है। SSI का मतलब होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे क्योंकि सब्सिस्टेंशियल जो कंट्रीब्यूशन था सोशल जस्टिस का, जो लोगों को मतलब सब्सिस्टेंस करने के लिए पैसा चाहिए, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उनको प्रोवाइड कर रही थी। उस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट ने न केवल लार्ज स्केल इंडस्ट्री पे काम किया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने का, उन्हें रेगुलेट करने का, धीरे धीरे उनको लोन प्रोवाइड करने का काम किया, ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में भी रिमोट एरियाज़ के जो लोग हैं या जो लोग बहुत ज़्यादा स्किल्ड नहीं हैं उस लेबर को भी एम्प्लॉयमेंट मिल सके, ठीक है। कुछ इंडस्ट्रीज थी जो अभी भी बन रही थी या बढ़ रही थी, बहुत अच्छा रिजल्ट वो हमारी डेवलपमेंट के अंदर देके गई थी, जैसे कि राउरकेला और भिलाई स्टील प्लांट्स थे। ये प्रोजेक्ट थे, ये सेकंड 5 ईयर जो प्लान है उसमें स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आया था? पब्लिक सेक्टर मोनोपोलीज ग्रेजुअली टर्न्ड आउट टू बी डेड सोशल वेट। देखो, इसमें क्या होता है, डेड सोशल वेट का मतलब होता है बेटा एक ऐसा हिस्सा जिसका फ़ायदा ना सरकार को होता, ना प्रोड्यूसर को होता और ना ही कंज्यूमर को होता। जो पैसा बिल्कुल वेस्ट चला जाता है उसको बोलते हैं डेड वेट लॉस, ठीक है। ऐसा होता है ना कि प्रोड्यूसर ने किसी चीज़ को प्रोड्यूस किया, उसका बेनिफिट उसको मिले, उसको भी ना मिले और कंज्यूमर को भी ना मिले, प्रॉपर वे से गवर्नमेंट को भी ना मिले, उसको बोलते हैं डेड सोशल वेट। इनएफिशिएंसी, करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। देखो, जब तो उस टाइम पे बेटा जो हमारे डोमेस्टिक कंट्रीज़ थी, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ थी, उनमें लैक था कंपटीशन का। अगर वो बहुत ज़्यादा आपस में कंपटीशन करते तो काफ़ी ग्रोथ होती, लेकिन वो आपस में कंपटीशन ना करके सिर्फ मार्केट में अपनी मोनोपोली बना के मार्केट को कैसे कंट्रोल करना है इस पे काम कर रहे थे। और सबसे बड़ा जो मेन नेगेटिव पॉइंट था इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट का, वो ये था कि हम लोग फोकस कर रहे थे इंपोर्ट के सब्स्टिट्यूशंस की, कि जिन गुड्स को हम बाहर से मंगवा रहे हैं उनको कैसे सब्स्टिट्यूट किया जाए। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि एक्सपोर्ट को प्रमोशन किया जाए। अगर हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बना रहे हैं गुड्स अपनी कंट्री के अंदर, तो हम हमारे मनी के आउटफ्लो को रोक रहे हैं। लेकिन अगर हम एक्सपोर्ट प्रमोशन पे काम कर रहे हैं तो फ़ॉरेन की करेंसी की जो फ़ॉरेन एक्सचेंज है वो उसकी क्वांटिटी भी तो हमारी कंट्री में इंक्रीज़ हो सकती थी ना। लेकिन उस टाइम पे हम लोगों ने एक्सपोर्ट प्रमोशन को इग्नोर किया और सिर्फ फोकस किया था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे, ठीक है। देयर वाज ए नीड फॉर ए लीडिंग रोल इन द पब्लिक सेक्टर ड्यू टू द फ्लोइंग रीजंस। इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए जो पब्लिक सेक्टर था उसका बहुत बड़ा रोल था। कुछ रीजंस थे। पहला रीज़न है शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्रेन्योर्स जो थे उनके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा नहीं था जिससे वो इन्वेस्टमेंट कर सकें। रिक्वायर्ड जो डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट था, तो इसीलिए गवर्नमेंट सेक्टर है उसकी ज़रूरत थी कि वो इंडस्ट्रीज़ में डेवलपमेंट करे और इंडस्ट्रीज़ को एक बिग पुश मिले। लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर हैं वो इंसेंटिव नहीं ले रहे थे। उनमें इतना करेज नहीं था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट के मेजर जो प्रोग्राम है उनको हैंडल कर सके, उनके लिए मार्केट बना सके, उनसे डील कर सके, एक कंपटीशन क्रिएट कर सके। तो जो प्राइवेट सेक्टर था वो इतना इंसेंटिव नहीं ले रहा था, इसीलिए गवर्नमेंट सेक्टर को इसके अंदर आना पड़ा। ऑब्जेक्टिव था सोशल वेलफेयर। आपको भी पता है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो सोशल वेलफेयर के लिए काम नहीं करता है, वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है। इसीलिए गवर्नमेंट सेक्टर की नीड पड़ी क्योंकि उसको क्या करना था, सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना था।
The objective of equity and social welfare of the government could be achieved only through the direct participation of the state in the process of industrialization. स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जब डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेगी किसी भी काम को करने में, तभी सोशल वेलफेयर मैक्सिमम हो सकता है. प्राइवेट सेक्टर अगर 100% डेडिकेशन दिखाएगा फिर भी सोशल वेलफेयर मैक्सिमम नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है. Industrial Policy Resolution 1956. Industrial Policy Resolution of 1956 is a resolution adopted by the Indian Parliament in April 1956. Industrial policy is a comprehensive package of policy measures that cover various issues connected with the different industrialization enterprises of the country. After the industrial policy in 1948, the Indian economy had to face a series of economic and political changes which necessitated the need for such fresh industrial policies for the country. So, on 30th April 1956, a second industrial policy resolution was adopted in India. इंडिया के अंदर फर्स्ट जो इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन आया था वो 1948 में आया था. उसके बाद कुछ नीड लगी इंडिया को कि हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए एक और रिजोल्यूशन लाया जाए, क्योंकि फर्स्ट रिजोल्यूशन में हो सकता है कुछ ड्रॉबैक्स हो. उनको रिमूव करने के लिए सेकंड रिजोल्यूशन जो आया था वो आया था 30 अप्रैल 1956. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशंस जो भी हैं. इस जो रिजोल्यूशन में क्या हुआ था, क्लासिफिकेशन हो गया था इंडस्ट्रीज़ का. जैसे शेड्यूल ए में कुछ इंडस्ट्रीज़ आई थी, शेड्यूल बी में कुछ इंडस्ट्रीज़ आई थी और शेड्यूल सी में कुछ इंडस्ट्रीज़ आई थी. इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड कर दिया था शेड्यूल्स में, शेड्यूल्स ए, बी एंड सी में. ठीक है. शेड्यूल ए में जो इंडस्ट्रीज़ थी वो फर्स्ट कैटेगरी की इंडस्ट्रीज़ आती हैं. ठीक है. जिनको गवर्नमेंट के अंडर सारी इंडस्ट्रीज़ आती थी वो 17 इंडस्ट्रीज़ थी उस टाइम पे, जैसे कि आर्म्स, कम्युनिकेशन, एटॉमिक एनर्जी, हैवी एंड कोर इंडस्ट्रीज़, एयरक्राफ्ट, ऑयल, रेलवे, शिपिंग एट्सेट्रा. और जो शेड्यूल बी था उसके अंदर आती थी 12 इंडस्ट्रीज़. उसके अंदर कौन सी इंडस्ट्रीज़ थी, इसके अंदर इंडस्ट्रीज़ थी 12 इंडस्ट्रीज़ बेचा. इसके अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट चलाती थी वो इंडस्ट्रीज़ आती थी शेड्यूल बी के अंदर. वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ थी, जिसके अंदर गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा रोल हो और प्राइवेट जो सेक्टर है वो भी सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ द स्टेट, वो भी उसके साथ क्या करे, एफर्ट्स लगा के उन इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करे. शेड्यूल सी के अंदर इंडस्ट्रीज़ हैं वो आती थी प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज़. ठीक है. दीज इंडस्ट्रीज़ वर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट थ्रू ए सिस्टम ऑफ लाइसेंस एनफोर्स्ड अंडर द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951. इंडस्ट्रियल लाइसेंस क्यों ज़रूरी था, क्यों लेना था, क्या था? एन इंडस्ट्रियल लाइसेंस इज़ रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर एन इंडस्ट्रियल यूनिट टू मैन्युफैक्चर गुड्स. किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट से जो रिटन परमिशन लेनी होती थी उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल लाइसेंस. इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 क्या है? empowered द गवर्नमेंट टू इश्यूज लाइसेंस फॉर सेटिंग अप ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशन. किसी भी न्यू इंस्टीट्यूशन को सेटअप करने से पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेना पड़ती थी. ठीक है. अगर कोई एग्जिस्टिंग वंस है उसको अगर हमें बढ़ाना है, उसकी सेकंड ब्रांच खोलनी है, उसके लिए भी हमें लाइसेंस लेना पड़ता था. पहले हम किसी और गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे थे, फिर हमें किसी और गुड्स का प्रोडक्शन करना है, फिर हमें थर्ड गुड का प्रोडक्शन करना है, फिर हमें फोर्थ गुड का प्रोडक्शन करना है. तो जब हम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन करना है तो भी हमें लाइसेंस की नीड रहती थी. जो इंडस्ट्रियल लाइसेंस था वो क्या था? न्यू इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए लाइसेंस हमें गवर्नमेंट से लेना पड़ता था. ठीक है. इट वाज ईजियर टू ऑब्टेन ए लाइसेंस इफ़ द इंडस्ट्रियल यूनिट वाज इस्टेब्लिश्ड इन एन इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया के अंदर. अगर हमने कोई भी इंडस्ट्री सेटअप किया तो बहुत ईजिली हमें लाइसेंस मिल जाता था. द पर्पज़ ऑफ दिस पॉलिसी वाज टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी. और इस पॉलिसी का जो लाइसेंस की एक स्कीम लेके आई थी गवर्नमेंट, लाइसेंस जो पॉलिसी थी उसका एक मेन टारगेट था कि जो रिमोट एरियाज़ हैं या रीजनल एरियाज़ हैं उनके अंदर भी इक्विटी को प्रमोट करना है. ठीक है.
और जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ थी उसको भी अगर अपना प्रोडक्शन डाइवर्सिफाई करना है या एक्सपेंड करना है अपने आउटपुट को, तो उसको भी लाइसेंस की नीड होती थी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं बेटा जो स्मॉल स्केल पे किन्हीं गांव में, जैसे आपको पिक्चर भी दिख रही है कि कुछ सिलाई सेंटर चल रहा है, कहीं एजुकेशन सेक्टर पे है, कुछ हैंडीक्राफ्ट चीज़ें बन रही हैं, हैंडमेड चीज़ें, तो इनको बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। In 1955 द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी, करवे कमेटी इसको बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करवे कमेटी कौन से ईयर में आई थी? तो 1955 के अंदर आई थी। रिकॉग्नाइज्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टू प्रमोट रूरल डेवलपमेंट। ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद reference to the maximum investment allowed on the assets of a unit. This limit has changed from rupees 5 lakh in 1950 to present limit of rupees 1 crore. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए गवर्नमेंट ने एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स किया था 1950 में। 5 लाख तक जो था इनको लोन वगैरह दे सकती थी गवर्नमेंट। ये लोन लेके अपना कोई भी बिजनेस है या कोई भी अपना काम है वो सेटअप कर सकते थे। और आज जो प्रेजेंट टाइम में है इनकी लिमिट बढ़ाकर कितनी कर दी? 1 करोड़। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के पीछे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन था। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी वो बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करती थी, तो इसमें बहुत ज़्यादा लेबर है वो इंगेज होती थी। ठीक है। आफ्टर एग्रीकल्चर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ प्रोवाइड करती थी बहुत ज़्यादा अमाउंट में लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल को इन इंडिया में एम्प्लॉयमेंट, कि बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर जो पॉपुलेशन है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है उसमें इंगेज होती थी। उसके बाद है नीड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिग फर्म्स। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को कंप्लीट जो बिग इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे, देखो अब बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, कोई मशीन वगैरह का यूज़ करके कोई फिनिश्ड गुड बनाएगी, बहुत अच्छी बनाएगी, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को रिजर्वेशन करना होगा कुछ प्रोडक्ट्स का, कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही बना सकती है, क्योंकि वो लेबर इंटेंसिव है, लेबर का यूज़ करके वो काम करती है। तो इसीलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, रिमोट एरियाज़ में, रीजनल एरियाज़ में, विलेज एरिया में। ठीक है। अब बात हम करते हैं फॉरेन ट्रेड की। फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है इंटरनेशनल मार्केट में जब हम गुड्स का एक्सचेंज करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उसको बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड है वो किसी भी कंट्री के लिए बेटर भी हो सकता है और वर्स भी हो सकता है। बेटर कैसे? कि जिन गुड्स को हम हमारी कंट्री में बहुत ही कॉस्टली प्रोडक्शन करते हैं, उन गुड्स को दूसरी कंट्री में, कई कंट्री में हम चिपर रेट्स पे वहाँ से लेके आ सकते हैं। ठीक है। क्योंकि देखो कुछ कंट्री कैपिटल इंटेंसिव होती हैं, कुछ कंट्री लेबर इंटेंसिव होती हैं। तो जो कंट्री कैपिटल इंटेंसिव है वो कैपिटल गुड्स का यूज़ करके गुड्स बनाएगा तो उनको वो गुड्स बनाना सस्ता पड़ेगा। इंडिया लेबर इंटेंसिव गुड्स है। अब इंडिया कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बनाएगा तो महंगा पड़ेगा, तो इंडिया क्या करेगा? कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बाहर से इंपोर्ट कर लेगा और लेबर इंटेंसिव गुड्स है वो इंडिया यहाँ से एक्सपोर्ट करेगा। दूसरी कंट्री जो कैपिटल इंटेंसिव थी उसके पास लेबर गुड्स तो थी नहीं, तो वो इंडिया से ये वाली गुड्स क्या कर लेगा? इंपोर्ट कर लेगा। तो इसी तरीके से एक कंट्री दूसरी कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहते हैं, उसको हम बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। इंडिया का शेयर था टोटल वर्ल्ड में ट्रेड का 1950 में 1.78%। कंपोजिशन पे हम बात करते हैं फॉरेन ट्रेड की आफ्टर इंडिपेंडेंसी। डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट। रॉ मटेरियल का जो हम एक्सपोर्ट करते थे आफ्टर इंडिपेंडेंस वो कम हो गया था। अब हम रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट ना करके फिनिश्ड गुड का एक्सपोर्ट करते थे वर्ल्ड वाइड। तो ये बहुत अच्छी बात थी, हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी वो ग्रो कर रही थी। डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम्स। जो कन्वेंशनल आइटम थी उनका इंपोर्ट हम लोगों ने कम कर दिया था। अब हम लोग एक्सपोर्ट करने लगे थे कन्वेंशनल आइटम्स का। कैसे? जूट, टी, फूड ग्रेन्स एंड मिनरल्स, दे आइटम कॉन्स्टिट्यूटेड द बुल्क ऑफ इंडिया। ये आइटम है इंडिया में बल्क में मिलती थी, तो इन चीज़ों को इंडिया अपने कंट्री में यूज़ करने के बाद, कंजप्शन करने के बाद भारत में बाहर भेज देता था। ठीक है। तो
हम क्या कर रहे थे बेटा, जो कन्वेंशनल आइटम था उनके कंजप्शंस के बाद बल्क में हमारे देश में होने की वजह से हम इनको बाहर एक्सपोर्ट करते थे। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है, इनका भी शेयर इंक्रीज़ हुआ था, जैसे कि प्रीसियस मेटल थे, जेम्स थे, ज्वेलरी थी, मशीनरीज थी, व्हीकल्स थे, ये भी हम एक्सपोर्ट इंडिया के से बाहर में करने लग गए थे। इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए हम लोगों ने अपनाया था। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशंस पे हमने ध्यान दिया था, एक्सपोर्ट का हमने प्रमोशन किया था। डोमेस्टिक कंट्री थी, उसको प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, टैरिफ वगैरह का यूज़ किया था कि एक जो फॉरेन ट्रेड था उसका कोटा फिक्स कर दिया था। इम्पोर्ट कम से कम करे हमारी कंट्री, इसलिए हम लोगों ने क्या किया था, हैवी ड्यूटी इम्पोज कर दी थी इम्पोर्ट पे। सेविंग ऑफ प्रीसियस फॉरेन एक्सचेंज थी, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो हो हमारी कंट्री के अंदर, फॉरेन एक्सचेंज का इन हमारी करेंसी का इनफ्लो ना हो, इसलिए हमने इंपोर्ट को कम किया था। इम्पैक्ट क्या हुआ, इनवर्ड जो लुकिंग स्ट्रैटेजी थी हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ पे, गुड इम्पैक्ट भी आया था और बैड इम्पैक्ट भी। गुड इम्पैक्ट क्या था, डाइवर्सिफिकेशन हो गया इंडस्ट्रीज़ का। अब इंडस्ट्रीज़ किसी एक गुड्स का प्रोडक्शन पे ध्यान ना देके बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ थी उनका ग्रोथ हुआ। जैसे कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज वाज नो लॉन्गर कन्फाइंड टू टेक्सटाइल एंड जूट। अब सिर्फ दो ही इंडस्ट्री नहीं थी जो सिर्फ टेक्सटाइल या जूट पे काम कर रही हो, इंजीनियरिंग गुड्स भी बनने लग गई थी, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स भी बनने लग गई थी, बहुत सारी गुड्स की इंडस्ट्री धीरे धीरे सेटअप हो गई थी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की इंडस्ट्रीज भी बन गई थी। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं वो हमारी कंट्री में आ गई थी, जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसको ग्रोथ दे रही थी। बैड इफेक्ट क्या आया था, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री लेड टू द ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट मोनोपोलीज। Telecommunication was a government monopoly till about 1990. We all know that people had to wait for years and years just for a telephone connection. हमारे देश में उस टाइम पीरियड पर ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी वो गवर्नमेंट के अंडर आती थी और गवर्नमेंट हर इंडस्ट्रीज़ को अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पा रही थी। जैसे कि अगर कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज़ थी वो गवर्नमेंट के अंडर आ रही थी, गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, तो लोगों को एक एक कनेक्शन लेने के लिए काफ़ी लंबे टाइम तक वेट करना पड़ता था। इसी वजह से सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक्स था वो यही था कि गवर्नमेंट हर इंडस्ट्री को टेक ओवर नहीं कर पा रही थी, उसको अच्छे से नहीं संचालन कर पा रही थी, जिसकी वजह से जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन होता चला गया, होता चला गया। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थी, गवर्नमेंट काफ़ी हद तक इन्वेस्टमेंट कर रही थी, लेकिन जब तक हर आदमी अपने प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेगा तब तक वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेन नहीं कर सकता। इसलिए कहीं ना कहीं उतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता था जितना इन्वेस्टमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को चाहिए होता था। लैक ऑफ कंपटीशन, देखो जहाँ पे भी कंपटीशन नहीं होगा वो इंडस्ट्रीज़ इतना ग्रो नहीं कर पाएगी। तो हमारी डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज़ थी उसके अंदर कोई भी किसी भी तरीके का कंपटीशन नहीं होता था, वो बस सब्सिस्टेंस के लिए काम करती हुई रहती थी। तो ये थे जो इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी थी। इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी का मतलब होता है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे काम करना, ताकि फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री से बाहर ना जा सके, हमारी कंट्री में सेव रहे, और एक्सपोर्ट को प्रमोट करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन जो रिज़र्व है हमारी कंट्री के अंदर आ सके। हमारी इंडस्ट्री उस टाइम पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर आती थी, वो पब्लिक सेक्टर के अंडर आती थी, उसी वजह से 100% गवर्नमेंट उनमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाई और 100% गवर्नमेंट टेक केयर नहीं कर पाई, जिसकी वजह से कुछ जो है वो ड्रॉबैक्स उस टाइम के इंडस्ट्रीज़ में रह गए। जितना हमने सोचा था कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर उतना डेवलप्ड होगा, उतना वो डेवलप नहीं हो पाया। हमें हमारे जो इंडस्ट्रीज़ थी उसको प्रोटेक्ट करने का सबसे बड़ा जो रास्ता था, सबसे बड़ा जो आप कह सकते हो वेपन था, वो था टैरिफ एंड कोटा। हम जो टैरिफ वो टैक्स होता है जो हम इम्पोर्टेड गुड्स पे लगाते हैं। द बेसिक एम फॉर इम्पोजिंग ए हैवी ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड गुड्स वाज टू मेक दैम फॉर मोर एक्सपेंसिव। देखो अगर किसी गुड्स के ऊपर टैरिफ लग जाता है ना, वो उस गुड्स के प्राइस और ज़्यादा बढ़ा देता है, वो गुड्स महंगी हो जाती है, जिसकी वजह से हम बाहर से वो गुड्स मंगवाना बंद कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि उसका अल्टरनेट हमारी कंट्री में ढूंढें।
हम क्या करें, इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करें। कोटा में अमाउंट फिक्स कर देगा कि आपको इतनी कमोडिटी आप बाहर से कंज्यूम कर सकते हो, बाहर से इंपोर्ट कर सकते हो, इससे ज़्यादा जो क्वांटिटी है आप नहीं लेके आ सकते। तो इससे हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रोटेक्शन मिलता है टैरिफ और कोटा से। आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या किया जाता है, तो टैरिफ और कोटा का यूज़ किया जाता है। देखो, हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हम ये नहीं कह सकते कि 100% हुआ, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि नहीं हुआ। जो फर्स्ट 7 प्लान्स थे वो इम्प्रेसिव थे, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ था। जीडीपी के अंदर 1950 में 50 और 51 में 11.8% शेयर था। धीरे धीरे इंक्रीज़ होके 1990 और 91 तक 24.6% जीडीपी का इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी में शेयर हो गया था। इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी अब सिर्फ कॉटन, टेक्सटाइल और जूट की इंडस्ट्री ना रहकर इंजीनियरिंग गुड्स की, ए वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर गुड्स की इंडस्ट्रीज़ में डाइवर्सिफाइड हो चुकी थी 1990 तक। यानी हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था अब 2 ही इंडस्ट्री तक सीमित नहीं था, बहुत सारी इंडस्ट्री, बहुत सारे डाइवर्सिफाई गुड्स का प्रोडक्शन करते थे। The promotion of small scale industries gave opportunities to people with the small capital to get into businesses। जिन लोगों के पास कम पैसा होता था उन लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ थी कि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करके एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। और जो हमारा प्रोटेक्शन था फॉरेन कंपटीशन में, वो टैरिफ और कोटा से हम लोग हमारे डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज़ थी उसको हम प्रोटेक्ट कर रहे थे। लाइसेंस जो पॉलिसी थी उसने गवर्नमेंट की हेल्प किया था मॉनिटर और कंट्रोल करने में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को। तो ये जो फर्स्ट 7 प्लान थे उन्होंने इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने में बहुत बड़ी हेल्प की थी। तो बेटा ये कंक्लूज़न है हमारे चैप्टर 1950 टू 1990 में इंडियन इकोनॉमी इन टाइम पीरियड 1950 टू 1990, 1950 से 1990 तक की इकोनॉमी के अंदर हमारा डेवलपमेंट कैसा था। इन एग्रीकल्चर सेक्टर सेल्फ सफिशिएंट हम फूड प्रोडक्शन में बन गए थे, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, लैंड रिवोल्यूशन हुआ, अबोलिशन हो गया जमींदारी सिस्टम का। इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी जो डाइवर्सिफिकेशन हो गया बहुत सारे प्रोडक्शंस का, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हुआ एज वेल एज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हुआ। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है उन्होंने वेल परफॉर्म किया। ट्रेड सेक्टर में भी हम ये कह सकते हैं कि इनवर्ड ओरिएंटेड स्ट्रेटजी हमने बनाई और उस पर काम किया, जिससे हमारे डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज़ थी उनको काफ़ी प्रमोशन मिला। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं वो काफ़ी हद तक सेटअप हुई और उन्होंने ग्रोथ किया और इंडिया की जो जीडीपी थी उसमें काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।